हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। आज की इस वीडियो में बात करूंगा भौतिक राशि की बीमाएँ के बारे में। ठीक, तो आइए जानते हैं कि भौतिक राशियों की बीमाएँ क्या होती हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका डिफिनेशन है किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घातें होती हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। इसका डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा कि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि की मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। भौतिक राशि की बीमीय सूत्र। भौतिक राशि की बीमीय सूत्र को व्यक्त करने के लिए देखिए, द्रव्यमान को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और जो भी बीमाएँ होती हैं वो बड़ा ब्रैकेट में होता है। कैसे होता है? बड़का ब्रैकेट में होता है। लंबाई का कैपिटल एल होता है, समय का कैपिटल टी और ताप का थीटा और विद्युत धारा का कैपिटल ए होता है। अगर वेग का हम बीमा निकालें तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बाय समय। विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, दूरी है, डिस्टेंस है। तो लंबाई का बीमा कैपिटल एल और समय का बीमा कैपिटल टी। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर अगर ले जाते हैं तो उसके ऊपर इन्वर्स लग जाता है, तो ये हो जाएगा जब हम ऊपर ले जाएंगे तो एल टी इन्वर्स। ओके। और त्वरण का जो फार्मूला होता है, देखिएगा, त्वरण इक्वल टू होता है वेग अपान टाइम। तो वेग का हमने बीमा निकाला था एल टी इनवर्स। वेग का बीमा हम लिख देंगे यहाँ पे एल टी इनवर्स बट्टे में समय का बीमा टी होता है, तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स टू। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम और त्वरण का बीमा देखिए अभी हमने निकाला था, क्या था? एल टी इनवर्स टू। एल टी इनवर्स टू यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो देखिए बल का जो बीमा निकलेगा एल टी इनवर्स टू। कार्य का फार्मूला होता है एफ एस। ठीक, एफ यानी बल गुणे विस्थापन। बल का बीमा जो होता है एम एल टी इनवर्स टू। बल का बीमा यहाँ पे हम रख देंगे एम एल टी इनवर्स टू और एस यानी विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, लंबाई, उसका बीमा हो जाता है कैपिटल एल। तो कार्य का बीमा हमें मिल जाएगा इस प्रकार से एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। तो इसी प्रकार से आप शक्ति का, घनत्व का, वेग का, गतिज ऊर्जा का, द्वितीय स्थितिज, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, दाब का, आवेग का, बल आघूर्ण का, प्रतिबल का, ठीक है, और अन्य बहुत सारे हैं, उनका आप बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग जानते हैं बीमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। बीमाओं के उपयोग निम्नलिखित हैं। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक है, बीमा का यही एकमात्र उपयोग है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में व्यक्त करना। जैसे सीजीएस से अगर एमकेएस पद्धति में या अन्य कोई पद्धति में हम मात्रक जानना चाहते हैं तो बीमा का उपयोग करके हम बदल सकते हैं। और दूसरा उपयोग है किसी समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना। ठीक है, जहाँ सूत्र या समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा एक सी हो, कोई फार्मूला हो या कोई समीकरण हो, तो हम उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ठीक, दोनों तरफ की बीमाएँ अगर एक बराबर आ गई, एक समान आ गई, तो समझिए समीकरण सत्य है या सूत्र सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बीमीय भौतिक राशियों के संबंध स्थापित करना। ठीक है, बीमा का अगला उपयोग क्या है? बीमीय भौतिक राशियों के संबंध स्थापित करना। और चौथा उपयोग है किसी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना। अगला है बीमाओं की सीमाएँ। बीमाओं की सीमाएँ, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। बीमाओं की सीमाएँ क्या है? देखिए, इस विधि से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बीमा की यही लिमिट है कि इस विधि से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता
क्योंकि एम, एल और टी की घातों को समान करने पर केवल 3 समीकरणें ही बनती हैं तथा उससे 3 मान ही प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा लिमिट ये है, इस विधि से त्रिकोणीय साइन थीटा, कॉस थीटा एक्सेट्रा और चर घातांकीय एक्सपोनेंशियल तथा लॉग एक्स आदि पद वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यथार्थता एवं परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन्स। आइए जानते हैं कि यथार्थता क्या होता है, परिशुद्धता क्या होता है। जो व्यक्ति यथार्थता और परिशुद्धता समझ गया, समझ लीजिए ये फिजिक्स समझने में कोई ही प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए है क्या कि किसी माप की यथार्थता वह मान है जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकटतम है, कितना निकटतम मापा गया है। जबकि परिशुद्धता यह बताता है कि वह राशि किस विभेदन, किस रेसोल्यूशन या सीमा तक मापी गई है। तो यथार्थता आप समझ गए हैं कि किसी राशि का मापित मान, वास्तविक मान कितना मापा गया है, और परिशुद्धता में यह पता चलता है कि वह वास्तविक मान किस सीमा तक मापी गई है। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं सार्थक अंक के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। यानी किसी भौतिक राशि की माप सार्थक अंकों की संख्या से निर्धारित की जाती है अथवा अंकों की वह संख्या जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाती है। किसी माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित नियम हैं। जैसे फर्स्ट नियम है कि मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक। नेक्स्ट सेकंड नंबर है कि दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि 8.2 सेंटीमीटर को यदि हम मिमी में व्यक्त करें तो 82 मिमी लिखेंगे, परंतु दोनों में ही सार्थक अंक 2 हैं। ठीक है। किसी माप में लिखी गई 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती हैं। किसी माप में लिखी गई 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती हैं। जैसे 8.2 सेंटीमीटर को यदि 8.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिखें तब भी सार्थक अंक 2 ही हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर है कि किसी माप में दो अशून्य अंकों के बीच, अशून्य अंकों के मतलब कि 1 to 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, अशून्य अंक है, और 0 क्या है, शून्य अंक है। ठीक है। तो ये समझिए कि किसी माप में दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य होंगे सब सार्थक अंक होंगे। जैसे 8.02 इंटू 10⁻6 में सार्थक अंक 3 है। कौन कौन है, 8 है, 0 है, 2 है, तो 0 भी काउंट हुआ इसमें। ठीक है। 5वां नंबर देखिए पॉइंट है कि किसी माप में यदि दशमलव बिंदु है तो दाईं ओर के, ठीक है, दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं, जबकि वे 10 की घात में न लिखा गया हो, इतना ध्यान रखिए। जैसे 8.340 इंटू 10⁻5 में 4 सार्थक अंक है, 8340 काउंट होंगे। ठीक है। लेकिन ये 0 काउंट नहीं होगा, 10⁻5 ये 10 वाला। ठीक। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है किसी माप में दशमलव बिंदु के पहले शून्य अंक न होने पर दशमलव तथा अशून्य अंक के बीच के सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 0.082 मीटर में दशमलव के बाईं ओर का एक शून्य तथा दशमलव के बाद वाला शून्य सार्थक अंक नहीं है। अतः इस माप में 2 ही सार्थक अंक हैं। ठीक है। 8 और 2 ये 2 ही सार्थक अंक हैं। ठीक। तो ये 0 काउंट नहीं होता है, अशून्य अंक। ठीक है। अशून्य अंक से पहले यानी किधर, बाईं ओर का शून्य सार्थक नहीं होता है, दाईं ओर होता तो हो जाता है सार्थक अंक। नेक्स्ट है कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यदि किसी राशि के समीकरण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखे तो प्राप्त परिमाण को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। ठीक है। आप समझ गए कोटिमान क्या है।
यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखे तो प्राप्त परिमाण को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। किसी राशि के कोटिमान को व्यक्त करने की विधि। किसी राशि के कोटिमान को कैसे व्यक्त करेंगे, आइए जानते हैं। किसी दी गई राशि को कोटिमान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसके परिमाण को 10 की घातों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के पहले हो तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद में हो। जिस प्रकार से समझिए कि 54,000 को 5.4 इंटू 10 पावर 4 से तथा 0.0005 को 5.0 इंटू 10 पावर -4 के रूप में व्यक्त करते हैं। इस फॉर्म में अगर आप लिख लेते हैं तो कोटिमान अवश्य निकाल लेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट है कि इस प्रकार दी गई राशि के परिमाण को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त करते हैं। एक तो दशमलव वाली संख्या एवं दूसरी 10 की घात वाली संख्या। ठीक है। यदि दशमलव वाली संख्या, ठीक है, √10 = 3.16 से बड़ी है तो उसे 10 की पावर 1 लिखते हैं। ठीक है, यानी उसमें एक कोटिमान बढ़ा देते हैं। ठीक है। यदि वह √10 के बराबर या छोटी है तो इसे 10 की पावर 0 यानी 1 लिखते हैं। अतः उसमें कोटिमान 0 होगा। अतः इस प्रकार 10 की घातों के रूप में प्राप्त मान उसका कोटिमान है। 10 की घात में जो रहेगा वही कोटिमान होगा। तो देखिए 0.00028 लिखा है, इसको 2.8 इंटू 10 पावर -5 लिखेंगे। ये देखिए 2.8 जो है आपका √10 यानी 3.16 से छोटा है, इसलिए 10 के पावर हम 0 लिखेंगे। इसमें कोटिमान आपका 10 पावर -5 का यही है। ठीक है। नेक्स्ट है 38 380000, इसको हम लिखेंगे 3.8 इंटू 10 पावर 5। ये देखिए जो है 3.8 √10 से बड़ा है, यानी √10 का मतलब 3.16 से बड़ा है, इसलिए इसमें कोटिमान 1 बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से उस समझिए आप। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, कुछ हम अपने में सुधार करेंगे। अगर हमारी बात पसंद ना आ रहा हो, मेरा बोलने का तरीका, समझाने का तरीका ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है। और बाकी अपना तैयारी लगन से, मेहनत से करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। जो कुछ भी आपको PDF वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ें, लिखें और अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।